क्या भारत के संविधान में सबको बिल्कुल एक जैसा मानना ही इक्वालिटी या समानता है? मतलब क्या इक्वालिटी का सीधा सा अर्थ ये है कि हर व्यक्ति के लिए बस एक ही नियम हो, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो? हम्म, ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो सबके दिमाग में आता है। बिल्कुल। और अगर हाँ, तो फिर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए या ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए अलग कानून क्यों बनाए जाते हैं? क्या किसी एक वर्ग के साथ अलग व्यवहार करना अपने आप में असमानता नहीं है? ये डाउट तो हर लॉ स्टूडेंट को आता ही है। जब भी हम समानता शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक तराजू आ जाता है जिसके दोनों पल्ले एकदम बराबर हों। हाँ, एकदम सटीक बराबर। लेकिन कानूनी दुनिया में समानता का मतलब इतना सीधा और गणितीय नहीं है। असल में कभी-कभी दो अलग-अलग परिस्थितियों वाले लोगों के साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करना ही सबसे बड़ी असमानता बन जाता है। और आज के इस डिस्कशन में हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल। बिल्कुल। और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की यूनिट 3 पर, जिसमें सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस शामिल है। और याद रखिए, आज कोई किताबी रटंत विद्या नहीं होगी। हम पहले स्थिति समझेंगे, फिर समस्या और फिर कानून के सफरनामे के जरिए हर सेक्शन को ऐसे डिकोड करेंगे कि एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाए। सही कहा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं सेक्युलरिज्म, यानी धर्मनिरपेक्षता से। सिंपल बोलूं तो क्या सेक्युलर होने का मतलब धर्म का विरोध करना है? बिल्कुल नहीं। देखिए, एग्जाम में स्टूडेंट्स अक्सर यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका या फ्रांस का मॉडल देखें तो वहां सेक्युलरिज्म का मतलब है राज्य और धर्म का सख्त अलगाव। मतलब सरकार और धर्म के बीच एक पक्की दीवार है। एग्जैक्टली। लेकिन भारत का मॉडल इससे अलग है। हमारा मॉडल सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। इसका मतलब है कि राज्य किसी एक विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगा, लेकिन वो सभी धर्मों को समान सम्मान जरूर देगा। पर शब्द 1976 में 42वें संशोधन के जरिए क्यों जोड़ा गया? क्या उससे पहले भारत सेक्युलर नहीं था? ये बहुत ही जायज सवाल है। सेक्युलर शब्द भले ही 1976 में कागजों पर स्पष्ट रूप से जोड़ा गया हो, लेकिन धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की नसों में पहले दिन से थी। और इसे साबित करने के लिए हमें 1994 के S.R. बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को समझना होगा। तो इस केस के फैक्ट्स क्या थे? मतलब असल में हुआ क्या था? देखिए, S.R. बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और उनकी सरकार को केंद्र द्वारा आर्टिकल 356 के तहत बर्खास्त कर दिया गया था। अच्छा। और इसी दौरान 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद कुछ अन्य राज्यों की सरकारों को भी यह कहकर बर्खास्त किया गया कि वे धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ काम कर रही हैं। तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया होगा? हाँ, बिल्कुल। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब मूल ढांचा है। यानी नींव है। कोई भी सरकार इस नींव को हिला नहीं सकती। सटीक कहा। कोर्ट का रीजनिंग ये था कि राज्य की राजनीति और धर्म को मिलाया नहीं जा सकता। और एग्जाम पॉइंट के लिए ये सबसे जरूरी है कि S.R. बोम्मई केस में ही सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया था। तो इसका एक मेमोरी लॉग बना लेते हैं। बुम्बई मतलब बेस या नींव। जब भी बुम्बई शब्द दिखे तो बेसिक स्ट्रक्चर याद आना चाहिए। एकदम सही। अब ये तो राज्य की बात हो गई। नागरिकों के अधिकारों की बात करते हैं। हाँ, आर्टिकल 25। वो हमें अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की आजादी देता है। बिल्कुल। लेकिन मेरा एक डाउट है, अगर मुझे प्रचार यानी प्रोपगेट करने की आजादी है, तो क्या मैं किसी का जबरदस्त धर्म परिवर्तन करवा सकता हूँ? अब असली ट्विस्ट आता है। अदालत के सामने भी ठीक यही सवाल आया था, रेवरेंड स्टैनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस में। उस समय मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सरकारों ने जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाए थे। तो इन कानूनों को चुनौती दी गई होगी? हाँ, इन्हें सुप्रीम कोर्ट में ये कहकर चुनौती दी गई कि ये आर्टिकल 25 के तहत प्रचार करने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। तर्क तो ये भी दिया जा सकता है कि अगर मैं अपने धर्म का प्रचार कर रहा हूं और सामने वाला प्रभावित कर धर्म बदल लेता है, तो राज्य क्यों दखल दे रहा है भाई? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत ही बारीक लाइन खींची। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 25 आपको अपने धर्म की अच्छी बातें दूसरों को बताने की आजादी देता है, लेकिन इसमें धर्मांतरण या कन्वर्जन कराने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। मतलब ज्ञान बांटना ठीक है, लेकिन लालच या दबाव डालकर धर्म बदलवाना गलत है। एग्जैक्टली। प्रचार का मतलब है ज्ञान का प्रसार करना।
इसलिए उन एंटी कन्वर्जन कानूनों को अदालत ने बिल्कुल सही ठहराया। बहुत ही शानदार डॉक्ट्रिन विकसित किया जिसे एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन या अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं का सिद्धांत कहते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत 1954 के शिरूर मठ केस से हुई थी। मद्रास सरकार ने एक कानून के जरिए शिरूर मठ के प्रशासन को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की थी। तो मठाधीश ने इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया होगा? बिल्कुल। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म सिर्फ आस्था नहीं है, इसमें कई प्रथाएं और कर्मकांड भी शामिल होते हैं। लेकिन क्या हर प्रथा धर्म का हिस्सा है? शायद नहीं। सही कहा। कोर्ट ने तय किया कि सिर्फ वही प्रथाएं जो किसी धर्म का बिल्कुल मुख्य या एसेंशियल हिस्सा हैं, जिनके बिना उस धर्म की कल्पना ही नहीं की जा सकती, सिर्फ उन्हीं में राज्य दखल नहीं दे सकता। अच्छा, मतलब अगर कोई प्रथा सिर्फ दिखावा है या अमुख्य धर्म का हिस्सा नहीं है, तो उसे सरकार रेगुलेट कर सकती है? हाँ, जो प्रथाएं एसेंशियल नहीं है, उन्हें बदला जा सकता है। जैसे हाल ही में सबरीमाला मंदिर या 3 तलाक के मामलों में भी कोर्ट ने इसी बात पर बहस की थी कि क्या कोई विशेष प्रथा धर्म का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं। समझ गया। और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए भी तो प्रावधान है ना? बिल्कुल। आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बचाने और अपने शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार देते हैं। TMA पाई फाउंडेशन केस ने इसी अधिकार को और मजबूती दी थी। ये एक बहुत ही लॉजिकल सफर रहा। अब अगर राज्य सभी धर्मों को उनके अनिवार्य हिस्से में स्वतंत्र छोड़कर समान रूप से देखता है, तो एक नागरिक के तौर पर राज्य हमें कैसे देखता है? यही हमें हमारे अगले और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर लाता है। आर्टिकल 14 यानी समानता का अधिकार। मैंने पढ़ा है कि आर्टिकल 14 में 2 अलग-अलग बातें लिखी हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये दोनों सुनने में तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। इनमें फर्क क्या है? ये दोनों इतिहास की 2 अलग-अलग दिशाओं से आते हैं। देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। यह एक नकारात्मक कॉन्सेप्ट है। नकारात्मक कैसे? मतलब ये कुछ बुरा करता है क्या? नहीं, बुरा नहीं करता। ये नकारात्मक इसलिए है क्योंकि ये राज्य को कुछ करने से रोकता है। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, कोई विशेष VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। अच्छा, समझ गया। और दूसरा कॉन्सेप्ट? दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये अमेरिकी संविधान से प्रेरित है और यह एक सकारात्मक कॉन्सेप्ट है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। मान लीजिए एक इंसान बहुत अमीर है और एक बहुत गरीब है। अगर उन दोनों पर एक जैसा टैक्स लगाया जाए तो वो असल में असमानता होगी। अरे वाह, ये बहुत ही गहरी बात है। मतलब असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करना भी असमानता हो सकती है? बिल्कुल। तो अदालतों ने इसे असल जिंदगी में कैसे लागू किया? इसे समझने के लिए 1974 का EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस देखते हैं। रोयप्पा तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी थे। उन्हें अचानक वहां से हटाकर एक बहुत ही अमहत्वपूर्ण पद पर भेज दिया गया, बिना किसी ठोस कारण के। हाँ, तो उन्होंने इसी चुनौती दी। तब जस्टिस भगवती ने एक क्रांतिकारी बात कही। उन्होंने कहा कि समानता और मनमानापन यानी आर्बिट्रेरीनेस, ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। मतलब अगर सरकार का फैसला मनमाना है तो वो सीधा आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। एग्जैक्टली। और इसका मेमोरी लॉक भी यही है, रोयप्पा इज इक्वल टू नो आर्बिट्रेरीनेस। रोयप्पा का मतलब मनमानी पर रोक। बहुत बढ़िया। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक सीधा सा टकराव आ रहा है। अगर मनमानी रोकना ही समानता है, तो सरकार जब महिलाओं के लिए या किसी विशेष वर्ग के लिए कोई अलग से कानून बनाती है, तो क्या वो मनमानी नहीं है? और यहीं पर हमारे उस असली सवाल का जवाब मिलता है जो शुरू में पूछा गया था। आर्टिकल 14 पूर्ण समानता की बात नहीं करता, बल्कि यहाँ रीजनेबल क्लासिफिकेशन यानी उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है। लेकिन एक सेकेंड, ये कैसे तय होगा कि सरकार ने जो वर्गीकरण किया है वो उचित है या बस सरकार अपनी मनमानी कर रही है? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 बहुत ही सख्त टेस्ट बनाए हैं। पहला है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, जिसका मतलब है
एक स्पष्ट अंतर। स्पष्ट अंतर से क्या मतलब है? मतलब आप जिन लोगों को एक ग्रुप में रख रहे हैं और जिन्हें बाहर रख रहे हैं, उनके बीच का अंतर हवाई नहीं होना चाहिए। वो लॉजिकल और साफ दिखना चाहिए। ठीक है, और दूसरा टेस्ट? दूसरा है रैशनल नेक्सस, यानी तार्किक संबंध। आपने जो अंतर किया है उसका उस कानून के लक्ष्य के साथ एक सीधा कनेक्शन होना चाहिए। मुझे लगता है इसे एक उदाहरण से समझना आसान होगा। बिल्कुल, कोशिश कीजिए। मान लीजिए महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव का कानून है। हाँ। अब ये कानून सिर्फ महिलाओं को छुट्टी देता है, पुरुषों को नहीं। तो क्या ये भेदभाव है? चलिए टेस्ट लगाते हैं। हाँ। पहला टेस्ट है स्पष्ट अंतर। बायोलॉजिकल रूप से महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, पुरुष नहीं, तो ये एक स्पष्ट अंतर है। बिल्कुल सही। और दूसरा टेस्ट है तार्किक संबंध। इस कानून का लक्ष्य माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, तो इस अंतर और कानून के लक्ष्य के बीच सीधा कनेक्शन है। अरे वाह, आपने तो खुद ही इसे डिकोड कर लिया। ये एक एकदम उचित वर्गीकरण है। तो एग्जाम में इसके लिए कौन सा केस लिखना होगा? एग्जाम में रामकृष्ण डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर केस का जिक्र किए बिना आर्टिकल 14 का उत्तर अधूरा है। तो इस केस में हुआ क्या था? डालमिया एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और सरकार ने सिर्फ उनकी कंपनियों की जांच के लिए एक विशेष कमीशन बैठा दिया। डालमिया ने कहा कि यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, सिर्फ मुझे क्यों निशाना बनाया जा रहा है? तर्क तो सही लग रहा है उनका। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी एक व्यक्ति या कंपनी का प्रभाव इतना बड़ा है कि वो खुद अपने आप में एक अलग क्लास बन जाता है, तो उसके लिए अलग जांच हो सकती है। अच्छा, मतलब एक अकेला इंसान भी एक पूरी क्लास हो सकता है? हाँ, अगर वो स्पष्ट रूप से बाकियों से अलग है। इसके उलट एक केस था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। इसमें बंगाल सरकार ने तेज सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बना दी, लेकिन ये बताया ही नहीं कि कौन से मामले वहां जाएंगे। तो इसमें तो कोई स्पष्ट अंतर हुआ ही नहीं। एग्जैक्टली। इसलिए कोर्ट ने इसे मनमाना मानकर रद्द कर दिया। बहुत ही क्लियर हो गया। तो जब ये साफ हो गया कि बायोलॉजिकल स्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है, तो महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। संविधान में जेंडर जस्टिस को कैसे मजबूत किया गया है? जेंडर जस्टिस का लक्ष्य सिर्फ कागजी समानता नहीं है, ये सब्सटैंटिव यानी वास्तविक समानता की बात करता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कहता है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और आर्टिकल 15 क्लॉज 3 वो राज्य को ताकत देता है कि वो महिलाओं और बच्चों के फायदे के लिए विशेष नियम बना सके। इसके अलावा आर्टिकल 16 रोजगार में समानता सुनिश्चित करता है। लेकिन अगर संविधान महिलाओं को इतना सशक्त करता है, तो हाल ही में अदालतों ने कुछ पुराने कानूनों को असंवैधानिक क्यों घोषित किया? ऐसा इसलिए क्योंकि वो पुराने कानून समानता के नाम पर बने थे, लेकिन असल में महिलाओं को पुरुषों पर आश्रित मानते थे। एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा केस को ही ले लीजिए। इस केस के फैक्ट्स क्या थे? इसमें एयर इंडिया के नियम थे कि एक एयर होस्टेस को तब नौकरी से निकाल दिया जाएगा जब वो 35 साल की हो जाए, या नौकरी के पहले 4 साल में शादी कर ले, या पहली बार गर्भवती हो जाए। क्या? ये तो बिल्कुल बेतुका और अन्यायपूर्ण है। क्या पुरुषों के लिए भी ऐसा कोई नियम था? बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से महिलाओं के खिलाफ एक मनमाना वर्गीकरण था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेहद असंवैधानिक और महिलाओं की गरिमा का हनन मानते हुए तुरंत रद्द कर दिया। ये बहुत जरूरी फैसला था। हाँ, और इसी तरह 1997 का विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस भी एक ऐतिहासिक मोड़ था। भंवरी देवी के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के बाद ही केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। और इसी केस में विशाखा गाइडलाइंस आई थी ना? बिल्कुल। कोर्ट ने माना कि कार्यस्थल यानी वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न सीधे तौर पर आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन है। तो इसका मेमोरी लॉक बना लेते हैं। विशाखा इज इक्वल टू वर्क प्लेस सेफ्टी। परफेक्ट। और हाल ही में शायरा बानो और जोसेफ शाइन जैसे मुकदमों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं। शायरा बानो केस तो 3 तलाक से जुड़ा है ना? हाँ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया। कोर्ट का तर्क था कि ये प्रथा एक तरफा और मनमानी है। और जोसेफ शाइन केस? इस केस में कोर्ट ने अडल्ट्री यानी व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ये 150 साल पुराना कानून इस सोच पर आधारित था कि पत्नी पति की संपत्ति है, जो कि जेंडर इक्वालिटी के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल। इन सारे फैसलों में कोर्ट ने एक ही बात पर जोर दिया है, और वो है महिलाओं का सम्मान और डिग्निटी। ये एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव है। लेकिन जेंडर न्याय तो समाज का सिर्फ एक पहलू है।
उन वर्गों का क्या जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे हैं? उन्हें समानता की लाइन में आगे कैसे लाया जाए? ये सवाल हमें चर्चा के सबसे संवेदनशील लेकिन सबसे जरूरी हिस्से की तरफ ले जाता है, सोशल और अमेलियोरेटिव जस्टिस, यानी सामाजिक और सुधारात्मक न्याय। ये सुधारात्मक न्याय क्या होता है? देखिए, संविधान बनाने वालों को पता था कि सिर्फ ये लिख देने से कि सब समान हैं, हजारों सालों की जातिगत खाई रातों रात नहीं भर जाएगी। जो कमजोर वर्ग हैं, जैसे एससी, एसटी या ओबीसी, उनके लिए प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का प्रावधान किया गया। जो हमें आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 में दिखता है। बिल्कुल। मैं इसे एक एनालॉजी से समझना चाहूंगा। मान लीजिए 100 मीटर की एक दौड़ है। कुछ धावक स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हैं, लेकिन कुछ धावकों के पैरों में सदियों से जंजीरें बंधी थी और उन्हें स्टार्टिंग लाइन से 50 मीटर पीछे खड़ा किया गया है। हाँ, ये एकदम सही उदाहरण है। अब अगर रेफरी गोली चलाकर कहे कि सबके लिए रेस समान है, दौड़ो, तो क्या वो रेस सच में समान होगी? बिल्कुल नहीं। जो लोग 50 मीटर पीछे खड़े हैं, उन्हें बाकी धावकों के बराबर लाने के लिए जो एक्स्ट्रा पुश दिया जाता है, वही रिजर्वेशन यानी आरक्षण है। इसी को सुधारात्मक न्याय कहते हैं, ताकि शुरुआत की लाइन सबके लिए एक हो सके। वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करते हुए ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की, तो पूरे देश में जबरदस्त विरोध हुए। मामला सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच के पास पहुंचा। तो कोर्ट ने इसमें क्या संतुलन बनाया? कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को वैध ठहराया, लेकिन कोर्ट जानता था कि आरक्षण का अनंत विस्तार असमानता के मूल ढांचे को ही खत्म कर देगा। तो उन्होंने कुछ लिमिट्स लगाई होंगे? हाँ, पहला नियम था क्रीमी लेयर का सिद्धांत, यानी पिछड़े वर्ग में भी जो लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्नत हो चुके हैं, उन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ताकि फायदा सबसे गरीब तक पहुंचे। और दूसरा नियम वो था जिसने आरक्षण की एक अधिकतम सीमा तय कर दी। सही कहा, वो था 50% सीलिंग रूल। कोर्ट ने कहा कि कुल आरक्षण 50% की सीमा को पार नहीं कर सकता। तो इसका मेमोरी लॉक होगा, इंदिरा साहनी इज इक्वल टू 50% सीलिंग और मंडल कमीशन। बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन एक डाउट है, अभी हाल ही में जो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया है, उसने इस 50% की सीमा का क्या किया? यह एक बहुत ही रीसेंट डेवलपमेंट है। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 के केस में जब इसे चुनौती दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया। अच्छा, तो मतलब आर्थिक आधार पर भी आरक्षण हो सकता है? हाँ, कोर्ट का मानना था कि सामाजिक पिछड़ेपन के अलावा सिर्फ आर्थिक पिछड़ापन भी वर्गीकरण का एक उचित आधार हो सकता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। भारतीय संविधान में समानता का मतलब सबको एक ही तराजू में तौलना नहीं है। बिल्कुल, समानता का मतलब ये देखना है कि तराजू के किस पल्ले में कितना वजन डालने की जरूरत है, ताकि दोनों पल्ले असल में बराबर आ सकें। सही कहा। रीजनेबल क्लासिफिकेशन, जेंडर जस्टिस और रिजर्वेशन जैसे टूल्स असल में उस कागजी समानता को समाज की जमीनी हकीकत बनाने के हथियार हैं। और आर्टिकल 14 हमें जो ढांचा देता है, आर्टिकल 15 और 16 उस ढांचे में रंग भरते हैं, ताकि हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिल सके। ये एक बहुत ही सशक्त समझ है। आज की इस चर्चा ने कानून की उन परतों को खुला है जो अक्सर बंद किताबों में रह जाती हैं, लेकिन जाते जाते एक ऐसा विचार है जो हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या? संविधान निर्माताओं ने ये सभी विशेष प्रावधान इसलिए बनाए थे ताकि एक दिन हमारा समाज इतना समान हो जाए कि इन अलग अलग वर्गीकरणों की जरूरत ही न पड़े। ये तो है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आज हम एक समाज के रूप में उस दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं? क्या वो दिन कभी आएगा जब रेस में खड़े हर व्यक्ति की स्टार्टिंग लाइन सच में एक होगी? ये सवाल सिर्फ अदालतों का नहीं है, इसका जवाब हमारे समाज की सोच में छिपा है। बात क्या लगी, या किस केस लॉ ने सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर कोई डाउट हो या किसी अन्य टॉपिक पर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर ये लीगल एनालिसिस मददगार लगा हो तो इसे शेयर करें और वकील साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले डीप डाइव में। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए।